बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 9। 8 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 9 है आपके सामने। उसने आपको डाटा दिया हुआ है बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट का डाटा दिया हुआ आपको दिसंबर 31, 2003 का। एसेट साइड है आपकी और ये लायबिलिटी साइड है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आपको दी हुई है। यहाँ पे सारी नेट सेल से लेके आपका नेट इनकम आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट तक। उसके बाद डिविडेंड जो है वो माइनस के ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपकी रिटेन अर्निंग का पोर्शन है। इतनी इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। ठीक है, उसने ऊपर लिखा हुआ है यूएस रिपब्लिक कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन अर्निंग्स, यानी कि दो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग। यहाँ पे नेट इनकम आफ्टर टैक्स तक ये है आपकी ये इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक है ये आपकी है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, यानी कि जो अर्निंग है वो किस किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट की है और कितनी आपने रिटेन रखी है, उसके हवाले से स्टेटमेंट है ये। आप देख सकते हैं नेट इनकम आपकी थी तकरीबन को यहाँ पे ये 2 मिलियन के करीब। ठीक है जी। उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक जिन लोगों के पास था उनको जो आपने शेयर दिया, ठीक है, वो सामने लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है रिटेन अर्निंग जो है आपकी पुरानी जो रिटेन अर्निंग थी, ठीक है, वो लिखी हुई है। स्टार्ट में जो आपके पास रिटेन अर्निंग थी उसको लिखा, वो एडअप कर दिया, सब टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद जो डिविडेंड पे किया आपने जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है, दो तरह के स्टॉक होते हैं ना आपके, एक प्रेफर्ड होता है और एक कॉमन स्टॉक होता है। प्रेफर्ड स्टॉक को यहाँ पे कर दिया 2,40,000 और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पे किया 3,60,000। ठीक है, और बकिया अर्निंग्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रख ली, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। ठीक है, तो ये अर्निंग अभी भी रिटेन है, यानी कि 4 मिलियन की जो अर्निंग है वो अभी भी रिटेन है। अभी भी उसके पास इतनी अर्निंग पड़ी हुई है। कुछ कुछ पोर्शन उसने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, कुछ पोर्शन उसने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या आपकी, फिल इन द 2003 कॉलम इन द टेबल दैट फॉलोज। उन्हें 2001 और 2 की रेशियोज कैलकुलेट करके दी हुई हैं और 2003 की आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। इंडस्ट्री की जो एवरेजेस हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, यानी कि इंडस्ट्री में जो रेशियोज चल रही हैं ना, एवरेज जो फर्म्स की रेशियोज आ रही हैं वो इतनी चल रही हैं जो अच्छी फर्म्स हैं, या ओवरऑल एवरेज निकाल के दिया हुआ उसने। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो रेशियोज के फार्मूलाज आपको पता है उनके ज़रिए से आपने इन सबको कैलकुलेट करते जाए। करंट रेशियो का फार्मूला भी आपको पता है, ठीक है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है उसमें हम लेते हैं, करंट एसेट को ऊपर रखते हैं, करंट लायबिलिटी को नीचे रखते हैं, हमारा आ जाता है। तब यहाँ पे देख लें करंट एसेट क्या आपके, करंट एसेट में कैश आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें आ जाएगी। इन तीनों चीज़ों को जमा कर लें, ये आपके करंट एसेट्स हो जाएंगे। और करंट लायबिलिटीज़ यहाँ से देख लें आप, नोट्स पेबल है पहला आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल आ जाएगा, अक्रूड वेजेस एंड टैक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। ये तीन चीज़ें मिलके पहली तीन चीज़ें की करंट लायबिलिटीज़ बनाएंगी। तो करंट एसेट्स को ऊपर रखें, करंट लायबिलिटी को नीचे रखें, आपका करंट रेशियो का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने एसेट टेस्ट रेशियो निकालनी। एसेट टेस्ट रेशियो में से आपने करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, यानी करंट एसेट का जितना टोटल होगा ना उसके अंदर से आप ये इन्वेंट्री को माइनस कर दें। ठीक है, बाकी सेम जो है उसको डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटी के ऊपर। ये आपकी जो है एसेट टेस्ट रेशियो जो है वो निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास रेशियो करंट रेशियो है जिसका फॉर्मूला है जी, इसको एक्सेल शीट में आपको शो करता हूँ। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम, ये आपके पास मिलियंस में दी हुई सारी चीज़ें। ठीक है, ये 1 मिलियन है, ये 5 मिलियन है और ये 7 मिलियन, ये तीनों मिला लेंगे तो आपके पास करंट एसेट्स बन जाएंगे। इसको यहीं से जमा कर लें आप। ठीक है, 5 और 1 6, 7 और 6 जो है वो 13 मिलियन बन जाएंगी। इन तीनों को आपने एडअप करना है। एक्सेल शीट में आपको शो करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जी, ये फार्मूलाज है आपके, और यहाँ पे आप किस तरह से इसको करेंगे जी।
बल्कि इसको नीचे कर लें यहाँ पे, करंट रेशियो जो है वो आपकी किस तरह से आ जाएगी। कितने बने थे, 13 मिलियन बने थे, 13 मिलियन बने थे। इसको डिवाइड कर लें आप दोबारा से। अब यहाँ पे देख लें आप, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, 4 मिलियन, 2 मिलियन और 2 मिलियन, ये तकरीबन बन जाती हैं 8 मिलियन की। ठीक है, 8 मिलियन को हम डिवाइड कर लेंगे इसके ऊपर, 8 में डालेंगे, 13 को 8 में डिवाइड करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बताएं कितना आंसर आता है। सो 1.625। 1.625। जी ये आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट रेशो पे आ जाए। इसको अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी ले सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रेशो में हमने क्या करना है, जस्ट यही काम करना है सारा, लेकिन करंट एसेट में से हमने इन्वेंट्रीज को क्या कर देना भाई, माइनस कर देना है। करंट एसेट्स हमारे कितने थे, 13 मिलियन थे, इसमें से माइनस कर दें करंट, आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं, ये देखिए जी इन्वेंट्रीज कितनी थी, 7 मिलियन की हैं, तो ये 7 मिलियन को आप यहाँ पे माइनस कर दें। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कि ऊपर जो है आप ब्रैकेट लगा लें कि ऊपर वाला पहले सारा हल कर लेना, फिर नीचे डिवाइड करना आप। ठीक है, ऐसा ना हो कि जस्ट 7 पे डिवाइड कर दें आप। करंट लायबिलिटीज़ वही वाली है, 8 मिलियन है। ठीक है, हाँ जी, अब इसका आंसर मुझे बताएं कितना आंसर आ गया जी। 13 में से 7 माइनस किए 6, 6/8 का आंसर जो है वो कितना आता है, 0.75। यहाँ के 0.75। ठीक है जी, ये आपका आ गया एसेट टेस्ट रेशियो का आंसर। इसको भी अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको ये 75% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर आपका अगला। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी है जी सेकंड, और ये आपका थर्ड पार्ट। रिसीवेबल टर्नओवर कैसे निकालेंगे, एनुअल क्रेडिट सेल्स ले लें आप। ठीक है, तो एनुअल क्रेडिट सेल्स देखिए आपके पास कितनी है, एनुअल क्रेडिट सेल्स को आपने ऊपर रखना है और रिसीवेबल्स जो एवरेज हैं उनको आपने नीचे रखना है। ये देखिए जी, यहाँ से चेक कर लेते हैं, आपकी एनुअल क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए जी नेट सेल्स हैं, इसमें से क्रेडिट हमने लेनी, जस्ट ये कैश वाली नहीं लेनी। सिर्फ 16 मिलियन क्रेडिट आ गई है आपकी, और अब हमने ढूंढने रिसीवेबल्स अपने कितने, वो एसेट साइड पे आ जाएंगे। रिसीवेबल्स आपके 5 मिलियन है। ठीक है, यानी कि 16 मिलियन और 5 मिलियन, 16/5 करना पड़ेगा हमें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 16 मिलियन हमारी जो है वो सेल्स है, और 5 मिलियन के हमारे, क्योंकि एवरेज नहीं थे तो उसमें हम एंडिंग लेंगे। अब इसका आंसर मुझे बताएं, 16/5 जो है वो आंसर कितना आता है। सो 3.2। ये आपका आंसर आ गया 3.2। ठीक है जी, और ये आपका सही टाइम्स में आंसर होता है। है, टाइम्स में आएगा। ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर इतने टाइम्स है, यानी कि जो रिसीवेबल्स हैं वो इतने टाइम्स सेल्स में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, ये सेल्स रिसीवेबल का इतने टाइम्स है। उसके बाद इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर ले लें आप, ये चौथी रिक्वायरमेंट थी आपकी। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है उसके लिए हमें सीजीएस चाहिए, क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हमें साथ में इन्वेंट्री भी चाहिए, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से देखिए ज़रा, जो आपकी सीजीएस है वो कितनी है, ये देखिए जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है आपको। ठीक है, सीरीज चाहिए थे ना हमें, 12 मिलियन आ गई है। ठीक है, और हमें साथ में इसकी इन्वेंट्री भी चाहिए, 12 मिलियन यहाँ पे आ गया, और इन्वेंट्री कितनी है आपकी, 7 मिलियन। ठीक है, तो 12/7 करके हम इसका निकाल सकते हैं जी। 12 मिलियन ओवर 7 मिलियन, जी बताएं कितना आंसर आ जाता है। सो 1.7 टाइम्स। 1.7 टाइम्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, आपका जो है वो लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटलाइजेशन है। ठीक है जी,
स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमें लॉन्ग टर्म डेट और टोटल कैपिटलाइजेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट हमें मिल जाएंगे ये लायबिलिटी वाले पोर्शन से। लॉन्ग टर्म डेट आपके हैं जी 12 मिलियन है, ठीक है जी। 12 मिलियन है और टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो हमें उसमें लॉन्ग टर्म डेट को शामिल करना पड़ेगा, हमें उसमें प्रेफर्ड स्टॉक को शामिल करना पड़ेगा, कॉमन स्टॉक को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, एक 12 मिलियन हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन स्टॉक है वो वाला भी आ जाएगा और इसमें रिटेन अर्निंग भी हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये सारा का सारा आपका टोटल कैपिटलाइजेशन बनेगी, यानी कि ये प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, इन तीनों को मिला लेंगे ना, तो ये और लॉन्ग टर्म डेट को भी मिला लेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट से लेके रिटेन अर्निंग तक ये सारी की सारी आपकी टोटल कैपिटलाइजेशन बन रही है, ठीक है। इस इन सब का टोटल, चारों का टोटल नीचे रखेंगे और जस्ट लॉन्ग टर्म डेट का जो टोटल है वो ऊपर रखेंगे आप, ठीक है जी। यानी कि 12 मिलियन आपका ऊपर आ जाएगा और इन चारों का जो टोटल है 12, 4 और 2 और 4, ये कितने बन जाते हैं, ये 10 ये बन गए और 12 ऊपर 12 ये, ठीक है। तकरीबन कोई 22 बन जाते हैं, ठीक है। वन बाय वन भी हम इनको लिख सकते हैं वहाँ पे, एक्सेल शीट आपको शो करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है जी, बल्कि इसी से आगे हम कर लेते हैं इक्वल साइन लगा के, कि 12 मिलियन तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट हो गए, ठीक है जी। अब हमने करना डिवाइड, इसमें हम सारे जमा करेंगे 12 मिलियन, उसमें प्लस कर दें आप, एक नज़र देख लेते हैं इसको, उसमें 4, 2 और 4, ठीक है। 4, 2 और 4 आ जाते हैं आपके, 4 मिलियन भी आ जाएंगे, प्लस 2 मिलियन भी आ जाएंगे, प्लस 4 मिलियन आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं आपके 22 मिलियन बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर आपने मुझे बताना है, 12 को डिवाइड करना है 22 के ऊपर, ठीक है। और आंसर आपका कितना आ रहा जी, 12 को 22 पे डिवाइड करें जी। अच्छा जी, इसका पर आंसर जो है परसेंटेज में हुआ। 0.54 आपने बताया, ठीक है जी। यस सर। 54 आपने बताया। इसको टाइम्स में लेने की जरूरत नहीं, आप इसको परसेंटेज में भी कह सकते हैं, यानी कि वो जो हम यूँ बात कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो टोटल कैपिटलाइजेशन का कितने परसेंट है, यूँ भी बात की जा सकती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यही चेक कर रहे हैं कि टोटल जो कैपिटलाइजेशन है उसमें से लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कितना है, कितनी आपकी इक्विटी और कितना लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये आपका बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके वाले से हम देख रहे हैं कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने जो फाइनेंसिंग की हुई है वो कितनी जो है वो डेट की तरफ से फाइनेंसिंग है और कितनी हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो टोटल का 54% है, ठीक है जी। इसका मतलब जो है बाकी जो आपकी होगी ना, ये कितनी बनेगी, 46 बन जाएगी। 46 जो है वो इक्विटी की तरफ से है, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे निकाला। नेक्स्ट आती थी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, बहुत आसान रेशो है, ये छठे नंबर पे आपकी थी जी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल में से आपने माइनस करनी है CGS, ठीक है। CGS माइनस करके जो आपके पास आंसर आता है वो आपका GP होता है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट आपको यहाँ पे अपना GP लिखना है। GP किस तरह से निकालेंगे, सेल में से CGS माइनस करनी पड़ेगी। GP ओवर सेल्स भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये सेल आपके पास है जी और सेल में से आपने जो है वो अपनी जो CGS है, ठीक है, CGS जो 12 मिलियन की CGS है उसको माइनस करना। अब यहाँ पे GP उसने दिया नहीं हुआ, तो सेल की फिगर में से आप अपना जो है वो CGS को माइनस करें, ठीक है। सेल आपकी जो है वो 20 की है। अब यहाँ पे आप जस्ट क्रेडिट सेल नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप कैश सेल भी लेंगे, दोनों सेल्स को आप लेंगे। 20 मिलियन की आपकी सेल्स है और जो CGS है वो 12 मिलियन की, इसको माइनस करें और सेल पे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। 20 मिलियन आपकी सेल है, इसमें से माइनस करेंगे ये CGS, तो आपका आ जाएगा GP, ठीक है। और हम फिर डिवाइड कर देंगे इसको दोबारा से 20 मिलियन पे, यानी कि सेल्स के ऊपर, जैसा कि एज इट इज़ फॉर्मूला में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको आप मैं शेयर करता हूँ आपको यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
20 मिलियन माइनस कर देंगे जो 12 मिलियन आपकी CGS थी, और इसको डिवाइड कर तो देना हमने 0.4 आ रहा है 20 मिलियन के ऊपर, ठीक है, यानी कि 8 बन जाएगा, 8 को डिवाइड कर देना 20 पे, कितना आंसर आया जी? 0.4। 0.4, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली हम इसे जो है वो 40% कह सकते हैं, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, 40% आपका जो है वो GP आ चुका है। अच्छा जी, हमारा ये 40% बन गया। उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह से निकालना हमने, ठीक है, वो भी हम नेट इनकम आफ्टर टैक्स लेंगे। नेट इनकम आफ्टर टैक्स लेने के बाद हम जो है उसको सेल्स पे डिवाइड कर देंगे। अब आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है नेट इनकम आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में से देख लेते हैं कि नेट इनकम आफ्टर टैक्स कितनी है। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ क्वेश्चन, ये देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, नेट इनकम बिफोर टैक्स है और ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स है, ठीक है। ये आपकी 2 मिलियन की है, 2 मिलियन आफ्टर टैक्स नेट इनकम, यानी कि नेट प्रॉफिट 2 मिलियन है। सेल्स कितनी है आपकी 20 है, इस 2 मिलियन को 20 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन का, ठीक है जी। ये देखिए जी, हमारी यहाँ पे 2 मिलियन का नेट इनकम आफ्टर टैक्स था और सेल्स आपकी 20 मिलियन की है जी। इसको डिवाइड करें, कितना आंसर आता है, ये मेरे ख्याल सिंपल 10% आंसर आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। 2 जो है 20 का 10% बनता है, तो ये आपका 0.10 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 10% आपका बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रेशो है जी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी से याद रखें, यहाँ पे जो इक्विटी है ना वो जस्ट कॉमन स्टॉक को कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए आपको जो है अपनी प्रेफर्ड स्टॉक को उसमें से जो है वो माइनस करना पड़ेगा, अगर आप टोटल में ले रहे हैं, ठीक है जी।